वेलकम बैक। अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, जानते हैं उनसे आज के बिग कॉल्स। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका व्यू, वो जो आपने एक पिछले हफ्ते व्यू लिया था कि यहाँ से एक बड़ी तेज़ी आएगी, उसकी शुरुआत लगता है हो गई है। अब यहाँ पर क्या स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लें और क्या नेक्स्ट टारगेट्स होंगे? देखिए, वॉल स्ट्रीट 10% ऊपर बढ़ गया और निफ्टी अभी तक 4% ही ऊपर है। तो हमने ऐसा कोई गुनाह तो किया नहीं है, भले ठीक है उनके यहाँ इंटरेस्ट रेट घट गई और इन्फ्लेशन घट गया। तो कैचअप एक्ट में भी 21,200 का जो टारगेट मैंने आपसे निकाला था, अभी तक की वॉल स्ट्रीट की चाल को भी हम कैचअप करते हैं तो 21,200 तो वहीं आ जाएगा। तो देखिए, ऊपर के भावों में कल्पना को करते वक्त थोड़ा सा अनुशासन रखना, थोड़ा सा बेबाक कम होना जरूरी होता है, लोग बह जाते हैं। और मुझे लगता है कि वॉल स्ट्रीट अभी भी यहाँ से 6-7% और बढ़ेगा। इन्फ्लेशन घट गया, इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, डॉलर टूट गया बुरी तरह से। आप देखो डॉलर इंडेक्स की चार्ट, अगर मैं आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ, तो ये डॉलर यहाँ से अब बहुत बेतहाशा टूटना शुरू हो गया है। तो इस डॉलर इंडेक्स की घटने में पूरे वर्ल्ड के इक्विटी मार्केट्स मेरे को लगता है एक तरफा बहते चले जाएंगे ऊपर। यहाँ से अभी तक डॉलर इंडेक्स खाली 2% घटा और तब ये कमाल हो गया। मुझे लगता है कि 98-97 तक के लेवल तक डॉलर इंडेक्स जा सकता है अगले 1-1.5 महीने में। तो एक तरफा तेजी का ही रुख अपना के चलना चाहिए, पुल बैक्स में लेना चाहिए। और निफ्टी, बैंक निफ्टी की अगर मैं स्पेसिफिक लेवल्स की बात करूं, 21,200 अगर मान लीजिए हमने निफ्टी पे काफी पहले ही आंकड़ा निकाल लिया था वॉल स्ट्रीट के घूमने और इस माहौल के बनने के बाद, तो उसको अपवर्ड रिविजन करने के लिए इंतजार करेंगे, पहले वहां तक पहुंचे। तो बैंक निफ्टी, चूंकि सारे के सारे बैंक्स बहुत बड़े लैगार्ड्स लग रहे हैं, पूरा अगर कोई सेक्टर एक लैगार्ड है तो बैंक्स हैं, इसलिए शिष्टाचार हेतु मैं एक बार के लिए इतना ही पकड़ूंगा कि ये अपने प्रायर हाई को टेस्ट कर लेंगे, क्या पता थोड़ा सा उससे ऊपर चले जाए। यहाँ पे हम ज्यादा अग्रेसिव नहीं है। बैंक निफ्टी और बैंक्स के स्टॉक्स में बिल्कुल बस मेंटेनेंस बाइंग या मेंटेनेंस ट्रेड्स हैं। कैपिटल सबके पास सीमित है, इसलिए हम इस बार बैंक्स में ज्यादा कुछ नहीं करके उस कैपिटल को बाकी सेक्टर्स और स्टॉक्स में झोंक रहे हैं। ओके, चलिए ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आज की रॉकेट कॉल्स क्या रहेंगी सुशील, बिग स्टॉक्स? देखिए, कोपरान में हम जो काफी समय से बाई मेंटेन करके चल रहे हैं, 600 रुपए का टारगेट साल भर में, अब इसने कंसोलिडेशन करने के बाद आज देखिए कोपरान ने जो बड़ा ब्रेकआउट दे दिया। तो जिनको ये सट्टा मारने की आदत है, वो अपना सावधानी से करें, 226-27 का स्टॉप लॉस रख के। अगला पड़ाव मुझे 330 तक लगता है कोपरान में। अब तो खैर सर्किट ही लग रहा है कि क्या है पता नहीं। काफी बढ़ गया आज इंट्राडे में। बंद हुआ था 227 का भी 241 है, तो कोई भी पुल बैक मिले तो कोपरान लेना चाहिए। अगला पड़ाव 340, उसके बाद थोड़ा करेक्शन, और इवेंचुअली हमें ये 450 तक जाता लगता है, 415-20 तक। तो कोपरान आज जो ट्रिगर आया है उसमें हमारी एक पुरानी कॉल को हम ऐड कर रहे हैं कि कोपरान अब बड़ा भाई है। ओके, सुशील जी, यूएस मार्केट का आपने जिक्र किया और आपने कहा कि वो जो डिफरेंशियल है इतना बड़ा है, उसके बेसिस पे आपने निफ्टी का टारगेट लगाया। अब जो आज आईटी में शॉर्ट कवरिंग है, लार्ज कैप नहीं लार्ज, ठीक है, मैं उसी डिफरेंशियल के उसी डिफरेंशियल पे सवाल पूछ रहा हूँ। अब निफ्टी आईटी में शॉर्ट कवरिंग है, लार्ज कैप आईटी में ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग है। आप टेक महिंद्रा को देखिए सुबह से, इसमें कोई मीनिंगफुल आपको ट्रेड करने लायक कुछ लग रहा है क्या लार्ज कैप और मिड कैप आईटी में? हाँ, अब आईटी स्टॉक्स में जो हमने 1.5-2 महीने सावधानी रखी कि लेंगे ही नहीं, छूना ही नहीं है, अब वो दौर जा चुका है। पर हमारे प्रेफर्ड स्टॉक्स में जो है वो एलटीटीएस, एम्फेसिस, और आपका टेक महिंद्रा भी ठीक है, उसमें एचसीएल टेक भी ठीक है, आ जाएगा लिस्ट पे लाइन में। और लार्जर वंस में से विप्रो हमें सबसे बेस्ट चार्ट लगती है, इन्फोसिस, टीसीएस अभी थोड़े से वॉबली रह सकते हैं। तो आईटी छोड़िए, अब तो जो थके थकाए बिल्कुल मेटल के स्टॉक, अगर हिंडाल्को ने ब्रेकआउट दे दिया और वो भी 10% उछलेगा, और जेएसडब्ल्यू स्टील तो खैर ठीक है, मजबूत चार्ट है, इवन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और टाटा स्टील भी 10-10% उछलेंगे। तो भाई साहब, सवाल ये है कि इस बाजार में ये सवाल पूछना ज्यादा आसान होगा कि क्या नहीं लेना है। मुझे बैंक्स और ऑटो नहीं लेने, टाटा मोटर्स को छोड़ के कोई भी ऑटो नहीं लूंगा, बैंक्स नहीं लूंगा, बाकी जिसको जो पसंद आए बोलो, सारा बाजार चलेगा। ओके, तो आईटी पे साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो सुशील जी ने कुछ बैंकों पर और ऑटो पे भी टिप्पणी कर दी। अब आते हैं थोड़ी सी कुछ जो एनबीएफसीज हैं सुशील जी, उसमें एक क्योंकि रियल स्टेट काफ़ी चला, रियल स्टेट इंसिलरी काफ़ी चला, मैं एक स्टॉक पे आपका व्यू चाह रहा था सर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आज करीब 464 पे ट्रेड करता हुआ
ये भी मतलब आप समझ लीजिएगा कि जुलाई के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी, मल्टीपल हाईज लगाए इस जोन में। यहाँ पे कोई मेजर स्विंग दिख रहे हैं आप, या फिर कोई और एनबीएफसी में? देखिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हमारा 314-15 से लगातार बाई एंड होल्ड मेंटेन्ड है। इतनी जिगिर चलती है चार्ट, भले इसको फ्यूचर्स में डाला है, इसमें ट्रेडिंग करके सट्टा करके पैसा लग जाएगा, डिलीवरी लेने वाला कमाएगा। तो हमारे व्यू में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है कि इसका अगला पड़ाव 530 और वहां से कुछ करेक्शन होने के बाद इवेंचुअली निवेश करने वाले को, डिलीवरी करने वाले को 630 में भी बेचने मिलेगा। ये ट्रेडिंग का स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग करने वाले को दोनों तरफ थप्पड़ पड़ेंगे। मुहूर्त वाले दिन मैंने आपसे एक डार्क हॉर्स पूछा था, तो आपने कहा था जीएनएफसी कि नंबर्स भले ही ख़राब आए हों लेकिन स्टॉक चलेगा यहाँ से। एक बार ज़रा जीएनएफसी देखते हैं। आज थोड़ी शुरुआत फ्लैट हुई, लेकिन अब इस समय डे हाई पर ये स्टॉक का 3.25% ऊपर। उस दिन 680 रुपये था मुहूर्त वाले दिन। क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर अब सुशील? एक बार रिविजिट करते हैं इसको। एक बार जरा वो चार्ट दिखा के बताइए कि क्यों आप बुलिश हैं। हाँ, देखिए चार्ट बड़ी सिंपल है। आप यहाँ देखो, डेली चार्ट पे जो ट्रायंगल पैटर्न बना है ना, आप इसको देखें। ये देखिए, ये ए, बी, सी, डी और ई, ये इतना लॉन्ग टर्म ट्रायंगुलर पैटर्न है। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 साल भर का है पैटर्न। और उसके बाद अब ये जब निकला है, हमें इसको डिलीवरी लेके 1500 तक की तेजी देखनी है। मेरे पास वो स्किल्स नहीं है कि मैं हर एक चार्ट पे, हर एक स्टॉक पे, हर घंटे और हर दिन की ट्रेडिंग कर लूं। पर मेरे पास ये मैच्योरिटी जरूर है कि किन स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करनी। तो हमने फैसला किया, हम जीएनएफसी में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, इसको दबोच के चुपचाप बैठेंगे। अब 1500 का भाव आएगा तब तक इसको हम रिव्यू नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। इसको रोज रोज छेड़ेंगे तो ये सौदा बिगड़ जाएगा कुछ। ये बहुत और नॉइजी है स्टॉक, डेली बेसिस पे, और उसी में ट्रेडर्स पैसा खो देते हैं और इन्वेस्टर्स में पैसा कमा लेगा। तो हमारा फैसला है कि इसको हम डेली डेली ट्रेड नहीं करेंगे। जितने भी पुलबैक आएंगे, 5% 7% के भी बीच में कोई पैनिक पुलबैक आएंगे तो हमें इसको लेना ही है। एंटी कंसेंसस शॉर्ट कॉल इस समय सुशील? सॉरी, कोई एंटी कंसेंसस या कोई बोल्ड सेल कॉल इस समय? सारी बाय कॉल्स तो हो गई डिस्कस। अब देखिए, अगर अब जिद ही मचानी है, जब मतलब बोलते हैं ना कि पैसा बरस रहा है, तो उसको बटोरने की बजाय अब हम जाके और कहीं छेड़छाड़ करें, तो चलिए, अगर जिद ही मचानी तो टाटा केमिकल्स की एक चार्ट है जो बेरिश है। और ठीक है, हर्ज नहीं है, कुछ बेरिश कॉल्स भी पोर्टफोलियो में हो तो ओपनिंग गैप अप गैप डाउन पैनिक नहीं देता है। देखिए, टाटा केमिकल्स इस चैनल के नीचे आ चुका है, एक बार फिलहाल ओवरसोल्ड है। अगले 2-4 दिन में जब भी ये रिबाउंड मारता है 990-95 की तरफ, जो कि यहाँ से 5% ऊपर ये भी हो गया, तो अगले दौर के लिए हम टाटा केमिकल्स को करीब करीब समझिए 990 का, 92 का स्टॉप लॉस रख के बेच के बैठेंगे तो 800 750 तक कुछ भी हमें काटने को नीचे मिल सकता है। एक स्टॉक पे अनुज में एक अर्जेंट अपडेट आप लोगों को देना चाहूंगा, क्योंकि कई बार आपने इसके बारे में पूछा है। बीएसई 1400 पे घबरा के कि हमारी औकात से ज्यादा पैसा बन गया, हमने आपको एक कॉल दिया कि आधा माल हम यहाँ बेच रहे हैं, और ये 1340 से जब 1400 से घुमा, और आधे की हम ट्रेडिंग करेंगे। और वो आधे माल के अंदर में अब, और हमारी ये बात भी हुई थी कि एक बार 400 पे बात हुई 1200, और क्या पता 1200 का 2500 भी हो जाए। तो वो सारे अरमान पूरे कर दिए इसने, हमारी कल्पनाओं को बीट कर दिया। अब 2500 तक बोलने का यूफेमिज्म था 2300 पे। अब हमने अपने सारे निवेशकों को, अपने क्लाइंट्स को ये कॉल दे दिया कि जो भी बचा कुचा माल है बेच के खत्म करो। भगवान ने हमें मैंडेट नहीं दिया कि हम आखिरी 100 रुपया कमाना है। औकात से ज्यादा पैसा बन गया, 90 की ये पी रेशियो सब सस्टेनेबल नहीं है। और चार्ट के भी सारे पैटर्न्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये कोई पागलपन में भागता ही चला जाए तो पागलपन को पकड़ना हमारा काम नहीं है एक प्रोफेशनल का। टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरफ से इसके जस्टिफिकेशंस खत्म हो गए पकड़ के बैठने के, और अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा मिल गया, हम टेबल पे से उसको पूरा लेके उठ गए। ओके, चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर अगले ट्यूसडे आपसे दोबारा बात करेंगे। चलिए इस शो को यहीं समाप्त करेंगे। मार्केट एट डेज हाई ऑलमोस्ट, खासतौर से निफ्टी, आईटी और कमोडिटीज़। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। बीरोड में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ आशीष बहेती और राजेश सतपुते। पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। रचना वैद्य जुड़ेंगी अपने टॉप कॉल्स के साथ, नीलेश जैन भी आएंगे। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में फर्स्ट ग्लोबल के चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा से होगी खास बातचीत। साथ ही कल मंगलवार था लेकिन छुट्टी थी, तो केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया की बिग एंड बोल्ड कॉल्स लेंगे हम आज। और एक बार जरा मार्केट पर रुक करते हैं। 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी अब, और करीब करीब 400 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। डे हाई अगर निकलना शुरू हुआ तो एक सेकेंड राउंड ऑफ कवरिंग आने की उम्मीद है, लेकिन देखते हैं वो डे हाई क्रॉस होता है या नहीं। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स आज टॉप गेनर्स में मन्नापुरम 8.5% ऊपर। मैं सारे एफएनओ के रेट्स बता रहा हूँ आपको। एमसीएक्स 6% ऊपर, हिंडाल्को 4%, एम्फेसिस, ओबेरो रियल्टी,
इन्फो एज, कोफोज, बिरला सॉफ्ट, LTI, माइंडट्री। तो बेसिकली पूरा ग्लोबल क्यूज का तड़का। IT में शॉर्ट कवरिंग, डिजिटल स्टॉक्स में रैली, कमोडिटी स्टॉक्स में रैली, और बैंक निफ्टी एक्सपायरी है इसके लिए शायद थोड़ा सबड्यूड एक गैप अप के बाद। वीरू जैम। तो ये थी अब तक की इस बाजार की चाल की समरी। छोटी सी एक आस्क ऑटोमोटिव, BSE पर करीब 8 प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई इसकी, आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और करीब करीब 51 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये। इसका टोटल सब्सक्रिप्शन करीब 51 गुना था। इट्स 10% नाउ। पैनल आपकी स्क्रीन पे है। आशीष पाहेती, राजेश सतपुते पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रचना वैद्य, नीलेश जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग। मोमेंटम है मार्केट में, परसिस्ट कर रहा है अब तक, स्पेशली इन IT। लार्ज कैप IT भी कंट्रीब्यूट करता है। नाउ इट्स इन्फोसिस व्हिच इज ट्रेडिंग एट डे हाई। आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपनी बात IT से ही शुरू करने वाली थी और उसमें मेरा एक काउंटर इन्फी ही है और दूसरा काउंटर बिरला सॉफ्ट है, तो मेरा दोनों ही IT की कॉल्स है। मेरे हिसाब से IT में जो आज लीडरशिप है एज अ सेक्टर ऑल्सो, ये आगे कंटिन्यू होती हुई नजर आनी चाहिए। एज फार एज इन्फी फ्यूचर्स इज कंसर्न, तो ये काउंटर जब तक 1390 के ऊपर रहेगा, तो यहाँ से 1330 तक जाने के शॉर्ट टर्म में इन्फी के फ्यूचर्स में चांसेस है। 1330 एक बार निकल गया तो 1345 की तरफ जाता हुआ भी ये काउंटर हमें नजर आएगा। सिमिलर इज द केस ऑफ बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट में भी एक बहुत ही बढ़िया मूव है आज के दिन में। अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो ये खाली एक शुरुआत है और ऊपर वाली साइड पर 615 620 तक की स्पेस अवेलेबल है। तो जब तक ये काउंटर भी 595 के ऊपर रहेगा, तो इसमें भी लॉन्ग साइड पे कंटिन्यूएशन फॉलो थ्रू मिलेगा, जो 615 और 20 के नंबर्स हमें बिरला सॉफ्ट के फ्यूचर्स पे दिखाएगा। सो बोथ आर लॉन्ग इन्फी एंड बिरला सॉफ्ट। ओके, बिरला सॉफ्ट एंड इन्फी दोनों लॉन्ग इस समय आपको, ये आपके लिए आज के ट्रेड्स। नीलेश को जोड़ लेते हैं। नीलेश गुड मॉर्निंग। नीलेश जी बताइए आपके पिक्स। गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए दोनों ही खरीदारी के काउंटर हैं। सबसे पहले रियलिटी स्पेस में काफी अच्छा एक्शन हमें देखने को मिल रहा है और लगातार ये सेक्टर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। इसी स्पेस में से जो काउंटर हमें पसंद आ रहा है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज लगातार एक हाई टर्न एपिटम के साथ साथ यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डेटा देखे तो लॉन्ग साइड में बिल्डअप हमें आज के सेशन में होते हुए नजर आ रहे हैं। एक फ्रेश ब्रेकआउट छोटे टाइम फ्रेम पे आया है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह गोदरेज प्रॉपर्टीज को 1880 और 1900 ये दो टारगेट्स के लिए 1845 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके साथ साथ जो दूसरा स्टॉक है वो है ऑटो स्पेस में से TVS मोटर। सिमिलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी एक हाई टर्न एपिटम फॉर्मेशन बन रहा है और ये एक ऑटो स्पेस में से आउट परफॉर्मर काउंटर साबित हुआ है। TVS मोटर में ऊपरी स्तर पर 1680 और 1900 टारगेट होंगे एंड 1640 का स्टॉप लॉस रखना होगा। TVS मोटर्स आपका बाय कॉल 1661 पर। आशीष बहती जी आपके दो ट्रेड्स। वीरेन जी, जो फ्रेश ट्रेड रहेगा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की सलाह रहेगी। आई थिंक इन लेवल्स पे रिलायंस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और जिस हिसाब से आज फ्रेश मूव रिलायंस इंडस्ट्रीज में चालू हुआ है वो काफी इम्प्रेसिव है। स्टॉक ने बेस बना लिया 2320 का जो जोन है उन लेवल्स पे और अब फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। तो 2320 का ही एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी 2360 और 2380 के टारगेट्स के लिए। जो सेकंड ट्रेड है वो रिपीट है HCL टेक, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। वो काफी अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे भी और हमें लग रहा है कि HCL टेक एज अ स्ट्रेंथ की तरह उसे ट्रेड करना चाहिए। पूरे IT पैक में सबसे स्ट्रेंथ वाला काउंटर रहा है ये। तो 1200 अब जो इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपर ले जाना 1260 का बेसल मेंटेन करें। हमें लग रहा है इसमें भी 1300 तक के टारगेट्स 1300 और 1320 तक के टारगेट्स के लिए चेस किया जा सकता है। ओके चलिए एक काम करते हैं फिर। आई थिंक राजेश जी की ट्रेड्स बची हैं। हाँ राजेश जी आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे? अनुज जी देखिए दो ट्रेड रहेंगे। एक रहेगा टाइटन। आई थिंक गाबा जी ने ऑलरेडी दिया है, लेकिन फिर भी जिस तरह से इसका स्ट्रक्चर पैन आउट है मुझे लगता है इसका टारगेट होगा 3360 का। तो इट्स अ बाय इन टाइटन। स्टॉप लॉस होगा 3270 का। दूसरा जो बाय कॉल रहेगा वो रहेगा LIC हाउसिंग। मुझे लगता है आज LIC में अच्छा मूव मिल रहा है। एक कंटिन्यूशन होगा, शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, करीबन 480 का मेरा लक्ष्य रहेगा। 463 पे ये फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 455 का। ओके चलिए ये इस समय की ट्रेड्स। फर्स्ट ग्लोबल की देवीन चेयरपर्सन और MD देवीना मेहरा को जोड़ लेते हैं अब और उनसे बात करते हैं। एक खास बातचीत करते हैं इस मार्केट को लेकर। ध्यान रखिएगा देवीना जी से जब भी बात होती है वो कभी नियर टर्म की बात नहीं होती, बड़ी थीम्स को पकड़ने की कोशिश होती है। और जब जब मार्केट में बड़े डिक्लाइन आए हैं, जब जब एक बड़ा बॉटम पकड़ने की बात हुई है, तब हमने देवीना जी से बात की है
और देवीना जी को काफ़ी एक्सपीरियंस है, 30 साल से ज़्यादा का, सिर्फ इंडिया का नहीं, अमेरिकन, यूरोपियन, एशियन मार्केट सब पर एक अच्छी पकड़ रखती हैं देवीना जी। देवीना जी गुड मॉर्निंग। तो आपका एक व्यू रहा है मार्केट में कि सबसे बड़ा रिस्क है इस मार्केट में पार्टिसिपेट ना करना, वो बहुत बखूबी से प्ले आउट करता आया है। अभी भी क्या वही रिस्क है इन लेवल्स पर भी? गुड मॉर्निंग अनुज, और आपको और आपके सभी दर्शकों को नया संवत भी मुबारक हो। तो जहां तक आपका ये मार्केट का सवाल है, जी हाँ, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मार्केट में निवेशित नहीं रहने का ये रिस्क रहता है कि आप अप मूव मिस करेंगे। तो जहां तक अभी भी लार्ज कैप साइड की बात है, जो निफ्टी सेंसेक्स जैसे स्टॉक्स हैं या मतलब इंडेक्स ही लेवल है, और वहां पर मुझे अभी कोई ऐसा बड़े क्रैश का खतरा नहीं नजर आता। थोड़ा बहुत करेक्शन तो खैर होता रहता है, लेकिन क्योंकि जैसा मैंने एक बार पहले भी आपके चैनल पर कहा था कि जो 2010 से 20 का दशक था उसमें आपको बहुत कम रिटर्न मिला इक्विटी में। शायद 8.8% कंपाउंडिंग रहा, जबकि उन दिनों फिक्स डिपॉजिट ही आपको 7-7.5 देते थे, तो पूरे दशक में आपको इक्विटी वाला रिटर्न ही नहीं मिला। तो क्रैश का डर तो तब होता है जब आप ट्रेंड लाइन से बहुत ऊपर हो, और जो लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट का कंपाउंडिंग रहा है 15-16%, उससे बहुत कम इसमें रिटर्न रहा। तो अभी जो 2020 से जो बुल रन आया भी, तो अभी भी हम लोग ट्रेंड लाइन तक पहुंचे भी नहीं है, तो वो रिस्क कम है। लेकिन जहां पर आपको सावधान रहना है वो है स्मॉल कैप, मिड कैप, वो सब जगह पर जहां कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छा सब नजर आता है, लेकिन वो कितने दिन टिकता है वो एक बात रहती है। क्योंकि आप 2008-9 में देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में, स्टॉक्स की भी बात नहीं कर रही हूँ, स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 80% गिरा था, और वो 2016 में जाके 2008 वाली लेवल आई। 1-1.5 साल का बुल रन रहा, उसके बाद फिर लगभग 2/3 गिरा। जो अभी आपको मिल रहे हैं माइक्रो कैप और स्मॉल कैप मैनेजर्स, जो बोल रहे हैं कि पिछले 2 साल में हमने 50% या 60% कंपाउंडिंग दी, आपको याद रखना चाहिए कि कोई चीज जब 2/3 गिरती है तो 3 गुना भी होगी तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको ख्याल में रखनी है। स्मॉल कैप में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो एक बुल रन के बाद गायब ही हो जाते हैं। मैं अभी एक स्टॉक मार्केट हिस्ट्री वाली किताब पढ़ रही थी, तो उसमें जो 93, 94 और इसके आसपास का जो बुल रन था, उसमें आईपीओ भी आए थे, तो हर साल 1000 कंपनी, 1300 कंपनीज, इतनी लिस्टिंग हुई थी। अब उन कंपनीज का कोई नामो निशान नहीं है। पूरा बीएससी का और एनएससी मिला के लिस्टिंग 4-5 हजार स्टॉक्स की रहती है। और तो ऐसे आईपीओस भी आते हैं जिसमें बूम टाइम में जो कुछ साल बाद वो स्टॉक्स ही नहीं आपको नजर आते ट्रेड होते। तो देवीना मैम बिल्कुल अच्छा, आपको भी फेस्टिव की बहुत बहुत मुबारक फेस्टिव सीज़न की। तो अब इस समय आपकी बिग कॉल्स क्या हैं? इस समय आप कहाँ पर बड़ा निवेश करने के लिए या तो खुद कर रही हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो में क्या बिग इन्वेस्टमेंट कर रही हैं आप इस समय? हम लोग, एक तो जहां तक हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस पीएमएस का सवाल है, हम लोग बड़ा निवेश किसी में नहीं करते। हमारा पूरा फिलॉसफी यही है कि आपको रिस्क मैनेज करके चलना है, और उसमें एक ये इम्पोर्टेंट चीज रहती है कि स्टॉक्स और स्टॉक्स ही नहीं, सेक्टर्स भी आपको काफी डाइवर्सिफाई करके चलना होता है। तो ये हमारी एक आप समझ लीजिए मूल सिद्धांत है जिस पर हम लोग मैनेज करते हैं। तो अगर आज की डेट में देखूं तो सबसे ज्यादा ओवरवेट जो सेक्टर है वो पिछले 2 साल में बदला नहीं है, वो इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स है। बहुत सारे लोगों ने 2023 में उसकी बात करनी शुरू की। हमने इस सेक्टर में ओवरवेट कॉल लिया था अक्टूबर 2021 में। अब 2 साल हो गए, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न दिया, बहुत अच्छा रिटर्न दिया, दुगना तिगना भी हो गया। थोड़ा हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, ये सब किया, पर अभी भी वो सेक्टर ओवरवेट है। और जो हर तिमाही पे हम लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये रन इसका खत्म हो गया, पर अभी तक वैसा सिग्नल आया नहीं है। तो वो है 2023 में जहां हम लोगों ने थोड़ा बढ़ाया निवेश, वो है ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी ली। इंडेक्स पर जो ड्रैग हो सकता है वो है बैंक्स। तो बैंक्स, शायद मुझे किसी ने बोला था कि ये तो आपका तकिया कलाम है,
कि आप हमेशा बोलती हैं कि बैंक में मैं नर्वस इन्वेस्टर हूँ, सो निवेश करती हूँ तो बहुत डर डर के। तो अभी बैंक्स उतना अच्छा नहीं लग रहे हैं, और खासकर अभी भी पीएसयू बैंक्स प्राइवेट सेक्टर से बेहतर लग रहे हैं, तो वो कॉल अभी भी रहती है। नॉन बैंक फाइनेंशियल्स में तो हम लोगों ने कभी विशेष निवेश किया ही नहीं। तो ये एक तरह से जो तस्वीर है ओके मैम, ये अभी ये सामने आती है। गुड मॉर्निंग मैम। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। अभी आपने सब सेक्टर का जिक्र किया और किन किन को आप लोगों ने अपने पीएमएस में स्पेस दिया है उसका जिक्र आप कर रही थी। मैम अगर इंक्लूडेड हो या ना भी हो फिर भी आपका एक व्यू चाहेंगे। यूएस में जो बॉन्ड यील्ड बैकफुट पे आए हैं, इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ है, उससे उसका सरोकार एस्टेब्लिश करते हुए मैं निफ्टी आईटी पे आपका व्यू चाहूँगा मैम। आज तो इसमें डे ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, बट निफ्टी आईटी पर, लार्ज कैप आईटी पर मैम इस लेवल पे आपका व्यू क्या है, स्पेशली जो पिछले 2 दिन में यूएस मार्केट में हुआ इन्फ्लेशन के फ्रंट पे और यील्ड के फ्रंट पे, उसको देखने के बाद? जहां तक यूएस का सवाल है, इस पर मैंने पिछले हफ्ते एक लेख भी लिखा था कि जो पिछला फेड की मीटिंग हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि बाजार ही हमारा काम कर रहे हैं, क्योंकि यील्ड्स ऊपर है, फाइनेंशियल कंडीशंस टाइटनिंग जो बोलते हैं वो है। कम होने लगी थी और उसी टाइम मैंने ये लेख लिखा था कि ये अब एक तरह से वो होता है कि फीडबैक लूप की, आप एक चीज से दूसरी चीज असर होती है और फिर दूसरी से पहली फिर होती है। तो अगर इस तरह से बाजार रहा तो फेड फिर से बोलेगा कि हमको इन्फ्लेशन पे कंसंट्रेट करना है, जिसे बोलते हैं हॉकिश स्टैंड लेगा, और वो हुआ भी। उसके बाद से फेड ने यही कहा कि हम लोग को अभी इन्फ्लेशन से ध्यान नहीं हटाना है। जहां तक आईटी का सवाल है, उतना सीधा सीधा तो असर नहीं होता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, और आप ज्यादातर मैनेजमेंट कमेंट्रीज में भी आपने ये सुना होगा कि वही होता है कि थोड़ा डील आगे चली जाती हैं। जो आपने सोचा इस तिमाही में होगा, वो 3 महीने 6 महीने आगे चली गई। पर अभी कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ही खराब स्थिति है। वो सेक्टर अगर हम पूरा देखें तो हमको बहुत बहुत ही अच्छा भी नहीं लगता, बहुत खराब भी नहीं लगता। और सेक्टर के में मिड कैप में ज्यादा पिक्स हमारे सिस्टम्स को नजर आ रही हैं, तो हम लोग का निवेश है कुछ लार्ज कैप आईटी में भी, पर ओवरवेट नहीं है। अच्छा मैम, कमोडिटीज़ पे आपका व्यू क्या है? आई मीन मेटल्स पे हो गया, प्रीशियस मेटल्स पे हो गया, या फिर एक केमिकल बास्केट भी जिसने CY23 में अब तक परफॉर्म नहीं किया है, उसके इश्यूज बहुत थे। आपका इन पर व्यू मैम कमोडिटीज़ पर? अभी तो इतना कोई कॉल नजर नहीं आ रहा कि ये कमोडिटीज में से कोई भी बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि जब ऑयल नीचे गया तो थोड़ा रिफाइनरी वगैरह जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ा बेहतर लगने लगे, क्योंकि वो इनपुट उनका सस्ता हुआ। पर अभी कोई इतना बड़ा कॉल पॉजिटिव साइड पे मेटल्स का या केमिकल्स का अभी तो नहीं नजर आ रहा। और केमिकल्स में आपको थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ता है, क्योंकि केमिकल एक बहुत ही कहे तो उसमें बहुत सारी चीजें जो बिल्कुल ही अलग अलग डायनामिक्स वाली हैं वो केमिकल बास्केट में रहती हैं। तो जब वो कमोडिटी साइकिल बहुत अच्छा था 2020-21 में, तो कुछ कंपनीज के लिए तो बहुत अच्छा था क्योंकि उनके उत्पाद का भाव बढ़ा था। कुछ और कंपनीज के लिए तो मार्जिन खत्म हो गए थे, क्योंकि जो उनको चाहिए था रॉ मटेरियल उसका दाम बढ़ा था। तो वो केमिकल तो एक आप पूरा सेक्टर कॉल ले भी नहीं सकते। उसमें मैं खाली आपको एक चीज ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि जिस चीज में भी हम लोग निवेश करें उसमें अपने मन में बहुत सारी कहानी नहीं बना लें उसके लिए। एक समय था 2020-21 में जब हमारे टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में केमिकल्स थे कई सारे, पर उसके बाद जब वो केमिकल बाजार की स्थिति बिगड़ने लगी तो हम बिना उसमें सोचे हम लोग उससे निकल भी गए। जब आप अपने मन में बहुत कहानी बना लेते हो किसी कंपनी के बिजनेस के बारे में या उनके मैनेजमेंट या प्रबंधन के बारे में, तो फिर आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमेशा एक जो मैं कहती हूँ कि अपने घर परिवार वालों से, अपने मित्रों से प्रेम करिए, स्टॉक से प्रेम नहीं करिए। बिल्कुल, स्टॉक से प्रेम मत करिए।
और एकदम अपॉर्चुनिस्टिक रहिए। अच्छा देवीना जी, रियल एस्टेट पर क्या व्यू है आपका, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तेजी हो रही है रियल एस्टेट में इस समय? रियल एस्टेट में हम लोगों ने कभी विशेष निवेश किया नहीं है, तो बहुत इतना स्टडी नहीं किया है। ये थोड़ा लेवरेज सेक्टर रहता है, थोड़ा रिस्की सेक्टर रहता है, थोड़ा न्यूज ड्रिवन रहता है, तो हम लोग थोड़ा, जैसा मैंने कहा, हम लोग रिस्क को पहले देखते हैं। ये जरूर है कि जो लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनीज हैं वो जो ऊपर का तबका है उसी को केटर करती हैं, लग्जरी को केटर करती हैं, वो सब अच्छा कर रहा है। क्योंकि जितनी भी आपको अर्थव्यवस्था में जो भी समस्याएं नजर आ रही हैं वो उस तबके की नहीं है। वो जो करोड़ों लोग जिनको फ्री राशन चाहिए वो उन लोगों की है। ओके देवीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया अनुज। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेकर लौटेंगे तो केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से बात करेंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।